तो ठीक है भाई, शुरू किया जाए जल्दी आज का। कल हम लोग कहाँ पे उसको रोके हुए थे? मतलब आज इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बढ़िया। देखो, बायोलॉजी में मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं तुमको कि पूरा का पूरा रट्टा मारना है, समझने वाली तो बात ही नहीं है वहां पे। समझे? जैसे नाम आ गए, जो टर्म्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे उसको एज इट इज रट लेना पूरा। मैं कोशिश ये करूंगा कि तुमको सारा कुछ सारा का सारा यहीं पे याद हो जाए। जैसे ज्योग्राफी याद किए पूरा चैप्टर यहीं पे, अब घर में जाकर के उसको अलग से ज्यादा एफर्ट लगाने का नहीं है। एक आध डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए बस चैप्टर रीडिंग मार लेना तो फिर आंसर बन जाएगा सारे क्वेश्चन के। ठीक सेम वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स यहीं पे कंप्लीट करके जाओ, यहीं पे। ठीक, पहली बार का तो यहीं का यहीं पे याद हो जाना चाहिए, उसको घर तक लेकर के जाने का नौबत ही नहीं आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो देखो, सबसे पहला आज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक, देखो, तो पहले तो देखो, इसके पहले जब भी डिफरेंस लिखते थे, इसके पहले जब भी डिफरेंस लिखते थे दो कॉलम बनाते थे। ठीक, एक का स्टेटमेंट इधर लिखोगे और दूसरे का इधर लिखते थे। लेकिन अब 9th में आ चुके हो तो अब थोड़े से एडवांस लेवल का लिखने की कोशिश किया। ठीक है, तो अब से जो हम लोग का डिफरेंस लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखो। पहले तो 3 टेबल बनाएंगे। तीन टेबल ऐसे बनाओगे। पहले वाले में हम लोग लिखेंगे बेसिस, किन किन बेसिस पे हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करने वाले हैं, किन किन बेसिस पे दोनों का डिफरेंस निकालने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद फिर यहाँ पे एक में यूनिसेलुलर लिखो, दूसरा मल्टीसेलुलर। एक होगा यूनिसेलुलर, दूसरा हो जाएगा यहाँ से मल्टीसेलुलर। क्लियर? समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब बेसिस देखो, सबसे पहला हम लोग बेसिस यहाँ पे यूज करने वाले हैं नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर में कितने सेल्स होते हैं? सिर्फ एक सेल होगा, तो वन सेल। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मेनी सेल्स। ऐसे लिखो, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, सेकंड, सेकंड डिफरेंस, सोचो सोचो। लिखो, चलो, फंक्शन। ठीक है, ऑल फंक्शंस, ऑल फंक्शंस आर डन बाय सिंगल सेल। क्लियर? all functions are done by done by a single cell। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑल फंक्शंस आर डन बाय अ सिंगल सेल। क्लियर? इसमें डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। functions are performed by different
ग्रुप ऑफ सेल्स। क्लियर। अगला टर्म लिखेंगे यहां पे थर्ड नंबर, डिवीजन ऑफ लेबर। देखो ध्यान से, डिवीजन ऑफ लेबर बोलने का मतलब होता है काम करना, अलग अलग काम करना। जैसे हमारे हाथ का जो काम होता है, पैर वो काम कर पाएगा क्या? जैसे हाथ से हम लोग खाना खाते हैं, अगर पैर से खाने की कोशिश करोगे तो खा पाओगे क्या? नहीं ना। जो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट का फंक्शन होगा वो दूसरे बॉडी पार्ट्स उसको नहीं कर पाएंगे। बोलने का मतलब सारे बॉडी पार्ट्स के स्पेसिफिक फंक्शन है, और यहाँ पे हर एक बॉडी के पार्ट्स के पास डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम, और डिवीजन का मतलब सेपरेटली, अलग अलग काम। तो अलग अलग काम करने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग ऑर्गन्स और नहीं होते हैं। क्लियर। तो उनमें लेबर मतलब काम का डिवीजन नहीं होगा, जो भी काम रहेगा वही सेल उसको परफॉर्म करेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? नो डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, और यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद फोर्थ नंबर, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोलने का मतलब कैपेसिटी किसका ज्यादा होगा? एक सिंगल सेल है तो इसका तो कैपेसिटी बहुत कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा? लेस एफिशिएंट। ये क्या हो जाएगा? लेस एफिशिएंट। और ये क्या हो जाएगा? मोर एफिशिएंट। ठीक, ये हो गया लेस एफिशिएंट, वो हो जाएगा मोर एफिशिएंट। नेक्स्ट, इसमें लिखना लाइफ स्पैन, मतलब कितने टाइम तक। अब जाहिर सी बात है एक सिंगल सेल है, सारे काम यही कर रहा है, तो इसका लाइफ स्पैन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर। इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, सब अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। क्लियर। तो इसका इनका जो लाइफ स्पैन रहता है ये ज्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा? ये लाइफ स्पैन शॉर्ट, शॉर्ट लाइफ स्पैन। और इसमें क्या हो जाएगा? लॉन्ग, लॉन्ग लाइफ स्पैन। ठीक, लिखो 5 पॉइंट्स हो गया। बस इतना ही तो तुमको लिखना है। अगर एग्जाम में आया डिफरेंस लिखने के लिए, यही पांचों बेसिस लिख करके पूरा का पूरा डिफरेंस ऐसे लिख लेना। क्लियर। अब से कोशिश करना जब भी डिफरेंस लिखने के लिए आए, सीधा डिफरेंस लिखने के लिए मत उतर जाना। ठीक, भले ही हम लोग सारे डिफरेंसेस को इस टाइप से नहीं लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर कोई सा भी डिफरेंस आता है तो सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में उसके बेसिस क्लियर रहने चाहिए कि किन बेसिस पे उन दोनों टर्म्स को तुम डिफरेंस निकालने वाले हो। समझे इतना? ठीक, तो ये बेसिस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डिफरेंस लिखोगे बेसिस के ऊपर ही लिखना है तुम। हो गया? ठीक, तो इसके सारे टर्म्स तुमको समझ में भी आने चाहिए। पहला नंबर जो है वो है नंबर ऑफ सेल्स, ये तो क्लियर है, सेल्स के नंबर के बेसिस पे। दूसरा फंक्शन, ये भी क्लियर ही होगा। ठीक, डिवीजन ऑफ लेबर, यही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का मतलब काम होता है, ठीक है। डिवीजन का मतलब जो काम होता है वो डिवाइडेड होना चाहिए। खाने का काम मल्टीसेलुलर में हाथ करने वाला होगा, चलने का काम पैर करने वाला होगा, सोचने का काम दिमाग करने वाला होगा, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे काम सिंगल सेल कर रहा है। ठीक, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर हुआ क्या? अलग अलग पार्ट्स है ही नहीं जो काम को डिवाइड कर पाए, एक ही सेल है और वही सारे के सारे फंक्शन करने वाला होगा, तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, क्लियर है इतना? ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 बेसिस पे 5 डिफरेंसेस। आगे देखो, अब ये तो हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का तुम्हारा टॉपिक। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितने भी और अब तो हम लोगों ने सेल थ्योरी में भी देखा हुआ था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं? सेल से बने हुए रहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से मिलकर के बने हुए हैं। क्लियर। तो सेल्स जो रहेंगे, समझो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, जो हम लोग खुद हैं, हमारे भी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। हमारे बॉडी में क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं।
और बहुत सारे सेल्स जो रहेंगे इनसे मिलकर के अलग अलग हमारा बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं। क्लियर? तो बहुत सारे सेल्स जो हैं ये सारे के सारे सेल्स सेम साइज सेम शेप के होते हैं, या फिर सेल्स जो रहते हैं उनका साइज शेप ये सब अलग अलग होता है। सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ही ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल ह्यूमन लेते हैं, तो ह्यूमन के केस में हम लोग ये पहले देख लेते हैं कि इनके जो सेल्स होते हैं ये अलग अलग शेप्स के होते हैं। क्लियर? तुम्हारे बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो पहले हम लोग डायग्राम से उसको कवर कर लेंगे, ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो दूसरा, ये तो हो गया पहला कौन सा चीज, शेप ऑफ सेल्स, इसको हम लोग देखेंगे इमेज में, इसको देखेंगे बाद में, पहले दूसरा चीज समझो। इसके बाद देखेंगे पहला ये हो गया शेप, इसको तुमको लिखने का नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ टॉपिक। क्लियर? ये तुमको लिखने का नहीं है, तुम शेप कैसे डिफाइन करोगे उसमें। हाँ, एग्जाम में अगर तुमको शेप बताने के लिए आएगा तो तुमको उसका डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा। क्लियर? और डायग्राम्स बनाने हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है। चलो, तो शेप देखेंगे। सेकंड नंबर आ जाएगा इस पे साइज। साइज को पहले याद कर लो, फिर इसको मैं तुमको दिखाऊंगा इमेज में। साइज, तो देखो साइज से क्वेश्चन बनता है। साइज को लेकर के हम लोग को सेल्स के टोटल 3 टाइप से देखने हैं। एक हो जाएगा स्मॉलेस्ट सेल, क्लियर, एक हो जाएगा लार्जेस्ट सेल, और एक तीसरा हम लोग लेंगे लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, मीडियम नहीं, क्या लेना है। और लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस तुमको समझ में आना चाहिए। लॉन्गेस्ट बोलने का मतलब लेंथ ज्यादा होना चाहिए, और लार्जेस्ट बोलने का मतलब साइज उसका बल्कि होना चाहिए। समझे? क्लियर? तो इस बेसिस पे हम लोग के पास टोटल साइज के बेसिस पे कितने कितने साइज देखने वाले हैं, 3। पहला नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल, क्लियर। सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट, ले लो या लॉन्ग, जो करना तो सभी को है, लार्जेस्ट सेल। क्लियर? और थर्ड नंबर पे हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले होंगे लॉन्गेस्ट सेल। ये तीनों पूछे जाते हैं, तो इन तीनों को तुमको याद रखना है। देखो, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक। इसी का दूसरा नाम होता है पीपीएलओ, पीपीएलओ, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है तुमको याद नहीं करना, तुमको खाली शॉर्ट फॉर्म ही दिमाग में बिठाना है, वो मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं पीपीएलओ। क्या हो जाएगा, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इसी का जब आगे पहले जब इस टाइप के ऑर्गेनिज्म ढूंढे गए थे तो उनको पीपीएलओ बोला गया, आगे चल करके उनको माइकोप्लाज्मा बोल दिया गया। अब समझो ध्यान से, ये कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ठीक। ये कुछ टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ग्रुपिंग में बोला जाता है पीपीएलओ। बात समझे? क्या बोल रहा है, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स बोल रहा है, तो न्यूमोनिया भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हमको न्यूमोनिया होता है, ठीक। तो उस टाइप से जितने ऑर्गेनिजम्स आएंगे सबको क्या बोलते हैं, पीपीएलओ बोलते हैं। समझ में आया ये? तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को नहीं बोला गया है, ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। समझे इतना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो पहला नाम क्या आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल, पूरे दुनिया का सबसे छोटा सेल आज तक का डिस्कवर किया हुआ यही है, माइकोप्लाज्मा। क्लियर? नेक्स्ट, लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है ये तो पता ही होगा, ऑस्ट्रिच एग, ठीक। लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट सेल जो रहता है ये हम ह्यूमंस में भी मिलता है, ठीक है। क्या होता है लॉन्गेस्ट सेल, अरे बोलो भाई, पैदल इंटेस्टाइन सेल है कि ऑर्गन है, तो चलो ऑनलाइन में भी जो लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करो। नर्व सेल, या इसी को बोलते हैं न्यूरॉन सेल। समझे, न्यूरॉन्स, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ये तुमको आना जरूरी है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बनाना भी देखेंगे, सीखेंगे, सब कुछ करेंगे। इतना में कोई डाउट और?
नहीं आ गया समझ में? तो टोटल सेल के साइज के बेसिस पे हम लोग कितने टाइप से देख लिए? 3। क्या क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ। तुम्हारे बुक में माइकोप्लाज्मा दिया हुआ रहेगा तो भी ठीक है, पीपीएलओ दिया हुआ रहेगा तो भी ठीक है, तुमको दोनों नाम याद रखने, माइकोप्लाज्मा और या फिर पीपीएलओ। क्लियर? ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच एग। और तीसरा लॉन्गेस्ट सेल क्या हो जाएगा? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन्स बोलो या फिर नर्व सेल बोलो, दोनों वही है। ठीक है। देखो तो ये सारे सेल्स, इसका इन सारे सेल्स का तुम एनिमेटेड डायग्राम देख करके करोगे क्या? हम लोग इसका एक्चुअल माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो ये जो सेल्स हैं ये कैसे दिखते हैं हम लोग वो देखेंगे। ठीक, एक सेकेंड। जब लास्ट में आते हो कोई तो इसको बंद कर दिया करो। क्या है, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, बाहर से गरम गरम हवा आएगा तो उधर वो भी आता है और रूम भी गर्म हो जाता है, ऊपर से एसी को फिर एसी पे ज्यादा लोड पड़ जाता है। ठीक है, ये क्लियर इतना? तो हम लोग को क्या क्या देखना है? इनके माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक, ये तीनों नाम तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है, तीनों के तीनों नाम याद रखना है। और लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट इन दोनों में कंफ्यूज भी नहीं होना है। लार्जेस्ट बोलने का मतलब साइज में बड़ा होगा और लॉन्गेस्ट बोलने का मतलब लेंथ में बड़ा होगा। ठीक, लेंथ में बन जाएगा ये। क्लियर? चलो भाई अब इसके देखते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू। दिखते ये एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म जो है या फिर सेल्स जो है ये कैसे हैं। देखो डिफरेंस तो हम लोगों ने कर लिया, डिफरेंस तो हो गया। डिफरेंस के बाद नेक्स्ट ये है तुम्हारे बुक में भी तुमको इसी यही सेल्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे, भले ही उसका इमेज जो रहेगा वो डिफरेंट होगा, बाकी यही सेल्स है। समझो ये दिया हुआ है मसल सेल्स, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि तुम्हारा वहां पे टिश्यू आएगा और टिश्यू जब आएगा तब हम लोग मसल्स मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखेंगे और वहीं पे मसल सेल्स भी देखेंगे। नेक्स्ट ब्लड सेल्स बोल रहा है, ब्लड सेल्स भी तुमको देखना है नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू आएगा और कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड, तो ब्लड सेल्स भी वहीं पे देख लेंगे। क्लियर? ये आरबीसी है, समझ लो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये वो सारे सेल्स है। नेक्स्ट ये जो तुमको लॉन्गेस्ट सेल दिख रहा है यही है नर्व सेल, ये हम लोगों में मिलता है। मेनली ये क्या करता है बोले से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, हाथ में मैं यहाँ पे टच किया या कोई दूसरा आकर के टच करेगा तो ये सारा सिग्नल सीधा मेरे कहाँ पे चला जाएगा? ब्रेन के पास। ठीक, तो ये जो ब्रेन के पास सिग्नल लेकर के गया है वो कौन सा सेल है? नर्व सेल है। ठीक, फिर ब्रेन जो रहता है वो वापस से उस सिग्नल को वापस भेजेगा किसी एक ऑर्गन के पास। जैसे मान करके चलो कोई एक मेरे को झापड़ लगाया तो इधर लगाएगा। ठीक, मेरे को गुस्सा आएगा, मेरे को जब गुस्सा आएगा तो अब जब मेरे को झापड़ पड़ेगा तो ये जो सिग्नल है मेरे गाल से कहां तक पहुंच जाएगा? ब्रेन के पास। अब ब्रेन जो है उस चीज को डिकोड करेगा कि कहीं से हिट हुआ है। ठीक, अब जब हिट हुआ है तो उसके लिए रिस्पॉन्स भी आएगा, फिर मेरा ब्रेन जो है वापस सिग्नल भेजेगा कहां तक? मेरे हाथ तक, और ये हाथ उठेगा और वापस जो झापड़ आया था उसका रिप्लाई देगा। समझ में आया ये? क्लियर? तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है सिग्नल आने का, वापस से सिग्नल को ले जाने का, कौन करता है? नर्व सेल। बन जाएगा ये। आगे देखो इसके बाद फिर ये स्पर्म सेल दिया हुआ, इसको पढ़ेंगे हम लोग अगले साल क्लास 10th में, जब हम लोग रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पिछले साल भी पढ़े हुए थे क्लास 8th में रिप्रोडक्शन में। सेम वैसे ही, ठीक सेम वैसे ही इसके बारे में तुमको नेक्स्ट ईयर मतलब 10th में और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। बन जाएगा ये है ओवम। ओवम बोलने का मतलब ये हो जाएगा एग। ठीक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ईयर अगले साल। यहाँ पे फैट सेल दिया हुआ है, फैट सेल बोलने का मतलब ये जो हमारा स्किन है, स्किन के नीचे में फैट सेल्स डिपॉजिट हुए रहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वाले चैप्टर में, क्लास 9 के ही अगले वाले चैप्टर में। तो यहाँ से कौन कौन से सेल्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे? एक तो हो जाएगा नर्व सेल, एक हो जाएगा मसल सेल, एक हो जाएगा ब्लड सेल, एक हो जाएगा बोन सेल। बोन सेल भी लिखा हुआ है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। बाकी जो बचे हुए हैं फैट सेल भी हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, एडिपोज टिश्यू देखेंगे वहां पे, उसी में फैट सेल रहेगा। फिर स्पर्म और ओवम इन दोनों के बारे में हम लोग देखने वाले रहेंगे नेक्स्ट ईयर। क्लियर? इतना याद हो गया? हालांकि इसको याद नहीं करना था, बस तुमको शेप देखना था कि जो डिफरेंट सेल्स होते हैं इनका शेप भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेल्स तुमको स्पेरिकल शेप में दिखेंगे या गोल शेप में दिखेंगे या चपटे दिखेंगे, सब के अलग अलग शेप होते हैं।
बन जाएगा अब इतना। नेक्स्ट ये देखो, ये जो डायग्राम है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है माइकोप्लाज्मा का। कौन से सेल का है ये? माइकोप्लाज्मा का, पीपीएलओ ऐसे दिखता है। ये है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। ये 500 नैनोमीटर में लिया गया है और ये 0.5। ये हालांकि तुम्हारा यूनिट समझ में नहीं आएगा, तुम सिर्फ डायग्राम देखो। ये किसका इमेज है? किसका इमेज हो जाएगा? ये माइकोप्लाज्मा का, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल। क्लियर? इसके बाद देखो ये जो इमेज है ये तुम्हारा नर्व सेल का है। दिख रहा है यहाँ पे पूरा? दिख रहा है? अभी देखो ये यहाँ पे, ये जो यहाँ पे न्यूरॉन देखे, यहाँ पे इसका तुमको फुल टाइप का गुच्छा दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे ये पाइप निकला हुआ दिख रहा होगा, और ये गुच्छे में भी देखो यहाँ से छोटे छोटे धागे निकले हुए टाइप के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेम यही चीज माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये होता है नर्व सेल। ये दिख रहा है नर्व सेल, तो ये हो जाएगा उसका मेन बॉडी पार्ट। ये उसका मेन बॉडी पार्ट हो गया। और वो जो धागे बाहर निकले हुए थे बॉडी से, ये वो सारे धागे हैं। क्लियर? और ये धागों से ही दूसरे एक दूसरे से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। समझ में आया इतना? नहीं, सब अलग अलग न्यूरॉन्स। ठीक, सारे के सारे डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स का पूरा ग्रुप है हमारे यहाँ, हमारे बॉडी में। ये जो ब्रेन दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स हैं, क्योंकि ब्रेन ही सारा का सारा एक्टिविटी परफॉर्म करता है, सिग्नल्स को रिसीव करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। क्लियर? तो सारे के मैक्सिमम न्यूरॉन सेल्स हमारे कहाँ पे रहते हैं? ब्रेन के पास। और बाकी जो न्यूरॉन्स रहेंगे ये जितने सेंसरी ऑर्गन्स हमारे बॉडी पार्ट्स, क्योंकि सिग्नल को रिसीव कौन करता है? जितने हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स हैं। जैसे आंख हो गया, लाइट को रिसीव करेगा। कान हो गया, वॉल्यूम को रिसीव करेगा, साउंड को रिसीव करेगा। टंग हो गया, टेस्ट को रिसीव करेगा। स्किन टच को रिसीव करेगा। समझे? तो इस हिसाब से हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और सारे सेंसरी ऑर्गन्स के पास में रिसेप्टर्स लगे हुए रहते हैं। रिसेप्टर्स बोलने का मतलब सिग्नल को रिसीव करने वाली चीज है। क्लियर? उन्हीं रिसेप्टर्स के पास में अटैच होता है कौन? न्यूरॉन्स। ठीक, जब रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करेगा और रिसीव करके किसको दे देगा? न्यूरॉन को। ये न्यूरॉन जो रहता है उसी सिग्नल को लेकर के जाएगा वापस ब्रेन के पास। आया समझ में? ये क्लियर हुआ? इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग क्लास 10th में, जब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो ये होता है भाई ऑस्ट्रिच एग। देख लो, ये तुमको दिख रहा होगा बड़े भले ही साइज में छोटा, लेकिन इतने साइज का होता है, फुटबॉल से थोड़ा मोड़ा छोटा। समझे? इस साइज में तुमको ऑस्ट्रिच का एग देखने के लिए मिलेगा। तो ये है यहाँ पे ऑस्ट्रिच के एग। ये होता है लार्जेस्ट सेल। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट सेल। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से सेल के बारे में डिटेलिंग समझ गया? पूरा हो गया? अब देखो, जो सेल होते हैं ये किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के बेसिक यूनिट होते हैं। क्लियर? अब हम लोग को देखना है कि जो एक्चुअली सेल होता है ये किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ रहता है। अब तुम्हारा एक्चुअली में सेल का टॉपिक होता है स्टार्ट। ये तो सारे के सारे सेल को पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन थे। समझे? देखो देखो भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चैप्टर अगर तुम अपने एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ोगे तो 4 से 5 क्लासेस में खत्म हो जाता है, लेकिन मैं तुमको उतना नहीं करवाने वाला। मैं तुमको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। समझे? जितना टॉपिक तुम्हारे बुक में दिया हुआ है उन्हीं टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। टाइम जितना भी लगे आराम से हमारे पास, क्योंकि फ्राट टाइम है अभी। ठीक, हम लोग को नवंबर दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट करना है। अभी मार्च का महीना चल रहा है। क्लियर? हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। आराम से हम लोगों का नवंबर दिसंबर आते तक तुम्हारे सिलेबस का लगभग 1 से 2 बार रिवीजन भी हो चुका रहेगा। ठीक, तो पेशेंसलेस मत होना, एग्जाम हड़बड़ाना नहीं है। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को मोस्टली चीजों को क्लास में ही याद करना है। यहाँ पे अगर क्लास कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहीं पे याद करने की कोशिश करो, और घर में बहुत कम चीजें। समझे? घर में अगर टाइम मिलेगा तो दूसरे काम करो फिर। क्लियर? ठीक, खेलने कूदने जाओ, गेम्स है खेलने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा कुछ अगर नहीं हो रहा है तो फिर अपना टैलेंट बढ़ाने का काम करो, स्किल्स के काम देखो। हाँ, एडिटिंग वगैरह आता है कि नहीं आता है? होता है ना एडिटिंग वगैरह? भाई तुमको भी तो कभी ना कभी यूज करना पड़ेगा फिर फ्यूचर में। ठीक, तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजें अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो उन सारे काम को घर में बैठ करके सीखा करो। बुक्स पढ़ने का क्या है? मैं तो बुक्स तुम्हारे जितने काम का उतना को तो मैं तुम्हारे 1 घंटे के क्लास में आराम से करवा दूंगा। उससे ज्यादा और करोगे भी क्या? जितना कंटेंट तुमको यहाँ पे बोर्ड पे बताया जा रहा है तुम्हारे बुक में उतने हैं क्या? नहीं। तो जब मैक्सिमम कंटेंट तुमको यहाँ पे मिल जा रहा है तो बस पढ़ाई के लिए खाली क्लास में फोकस करना है, बाकी सारी चीजों को घर में निपटाना। ठीक,
चलो अब देखो, तो अब हम लोग को यहां से आगे बढ़ना है और देखो बेसिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा ये? सेल। ठीक, बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इसको बोलेंगे हम लोग सेल। अब देखो सेल जो है, सेल किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ रहता है, एक्चुअली में हम लोग को इसके बारे में डिस्कस करना है। अगला हेडिंग लगाएंगे इस पे, हाँ, व्हाट सेल इज मेड अप ऑफ। सेल जो रहता है ये किनसे मिलकर के बना हुआ रहता है? नोट्स में बार बार बोल रहा हूं, किसी दिन अगर कॉपी चेक किया किसी का और आधा अधूरा मिला, हाँ, तो उस दिन एक डंडी टूटेगा और उसके बदले नया डंडी अगले दिन आएगा। तो नोट्स प्रॉपरली लिखा कर। बहुत ज्यादा कंटेंट तुमको करवाए जा रहे हैं, नोट्स प्रॉपरली लिखा कर। लिख लिए? हो गया क्या? अब देखो भाई ध्यान से सुनो और समझो। देखो अभी यहाँ पे याद करने और समझने वाली चीजें हैं, फिर लिखने का काम तो आराम से करते रहेंगे हम लोग। लिखने का क्या है, वो कहाँ चला जा रहा है, देखो ध्यान से। क्या है यहाँ पे, सेल किससे बना हुआ रहता है? तो बेसिकली हम लोग सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर? सबसे पहला सेल का आउटर लेयर, ठीक, फिर सेल का बीच का पार्ट, फिर सेल का सबसे इनर मोस्ट लेयर। मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, डायग्राम अभी नहीं बनाओगे, ठीक? मैं एक सेकेंड, टेम्परेचर ज्यादा हो गया। देखो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ अभी, समझो खाली। सेल होता क्या है? ये जैसे हम लोगों ने ले लिया सेल, ये उसका आउटर कवरिंग हो गया, ठीक। इसके अंदर में जाएंगे, तो ये उसका बीच का पार्ट हो गया पूरा, ठीक। सेंटर का पार्ट जहां कहीं भी हो, सेंटर हो जरूरी नहीं है, ये उसके अंदर में मिलने वाला है। ये सेकंड पार्ट हो गया, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इन दोनों के बीच में स्पेस है ना, फिर ठीक, ये जो स्पेस दिख रहा है तुमको, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक पार्ट ये हो जाएगा। तो व्हाइट कलर का एक तुमको देखने के लिए मिला यहाँ पे, एक रेड कलर का देखने के लिए मिला, और एक ये स्काई कलर में देखने के लिए मिल रहा है। दिखा? ये रफ डायग्राम है। तो टोटल सेल के कितने पार्ट हो? 3 पार्ट। एक हो जाएगा आउटर मोस्ट लेयर, फिर एक हो जाएगा मिडिल लेयर, और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा इनर लेयर, ठीक। अब तीनों को बोलते क्या क्या है, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहला इसका जो आउटर लेयर है, पहला पार्ट, वेट, पहला पार्ट सेल का हो जाएगा इसमें से सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलो, या फिर इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दोनों ही वही नाम है। तो सेल या फिर प्लाज्मा। देखो ध्यान से, बायोलॉजी में जो हम लोग टर्म्स यूज करते हैं उनके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। प्लाज्मा का मतलब हो जाएगा लिक्विड। प्लाज्मा का मतलब क्या हो जाएगा? ये समझ लो अभी बायोलॉजी के लिए फिलहाल, ठीक है। एक्चुअली में प्लाज्मा का मतलब लिक्विड नहीं होता है, प्लाज्मा एक स्टेट होता है मैटर का, वो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक। टोटल 4 स्टेट्स हम लोग को देखने रहते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है गैस, और जो फोर्थ स्टेट आ जाएगा वो होता है प्लाज्मा स्टेट। जैसे वो आग जलते हुए देखे हो कि नहीं देखे हो? तो फ्लेम होता है ना, फ्लेम, फ्लेम फ्लेम जो है वो सॉलिड का सॉलिड होता है क्या? लिक्विड होता है क्या? गैस? तीनों नहीं होता है, गैस भी नहीं होता है भाई, समझे? तो वो एक फोर्थ स्टेट हम लोग उसको मानते हैं। कौन सा स्टेट होता है वो? प्लाज्मा स्टेट। कौन सा स्टेट होता है? प्लाज्मा स्टेट, ठीक। चलो अब देखो, तो लेकिन बायोलॉजी में प्लाज्मा का मतलब लिक्विड। सेल जो लिखा हुआ है, सेल के लिए हम लोग यूज करते हैं साइटो। सेल को कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? साइटो। क्लियर है? क्लियर। न्यूक्लियस के लिए हम लोग यूज करते हैं कैरियो, ठीक है। नहीं, वो दूसरे के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस यूज किए हुए हैं, ठीक है। सेल के लिए क्या यूज किए हैं? साइटो। साइटो वर्ड कहीं पे भी मिला तो समझ जाना वो सेल के लिए यूज किया गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मा, तब के केस में सेल का लिक्विड, यही हुआ, यही हुआ। तो बस लिखते हुए चलो, पहले क्या आ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। सेकंड पार्ट इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस को सेकंड में लिखना। और इसके बाद थर्ड पार्ट हम लोग इस पे कवर करेंगे, प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, टोटल सेल के कितने पार्ट्स हो गए यहां से? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट हो जाएगा न्यूक्लियस, और तीसरा पार्ट हो जाएगा यहां से साइटोप्लाज्म। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। ये हम लोग एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये एनिमल सेल, ये पूरा का पूरा है एनिमल सेल। क्या चीज? हाँ हाँ, ये जो रेड पार्ट दिख रहा है ये, अरे खाली नाम लिख अभी। अभी हम लोग सेल के बारे, अरे तुमको मैं सेल का पूरा बकायदा 3D डायग्राम दिखाऊंगा, एक एक पार्ट पूरा कवर करेंगे। ठीक है, मैं बोला ना तुमको ये रफ डायग्राम है। अभी सिर्फ दिमाग में जितना नाम लिखवा रहा है, नाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या हो जाएगा ये? सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, और फिर उसके बाद तीसरा पार्ट हो जाएगा इसमें से साइटोप्लाज्म। किसके लिए देखें? ये एनिमल सेल के लिए। प्लांट सेल के लिए जब देखेंगे तो इसमें एक लेयर तुम्हारा और इंक्लूड हो जाएगा। ये जो सेल के बाहर में तुमको व्हाइट कलर का दिख रहा है पार्ट, इसके बाहर में एक और लेयर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसको? सेल वॉल। सेल वॉल किसमें देखने के लिए मिलेगा? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में होता है क्या? नहीं होता है। क्लियर? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा। सबसे आउटर लेयर क्या होता है प्लांट सेल का? सेल वॉल। उसके अंदर में क्या मिलेगा बोलने से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, हालांकि इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी पहले एनिमल सेल डिस्कस करते हैं। एनिमल सेल हो जाएगा लास्ट में, फिर तुमको मैं बताऊंगा प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, हुआ इतना? आगे देखो। तो यहां से हमको टोटल इस चैप्टर को अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। सबसे पहला आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हो जाएगा यहां से न्यूक्लियस, और तीसरा देखेंगे साइटोप्लाज्म। क्लियर? सबसे लेंथी जो पार्ट है इसमें से ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें तुमको बहुत सारे ऑर्गेनल्स देखने हैं। ठीक, बहुत सारे क्या देखने हैं? ऑर्गेनल्स देखने हैं। देखो ध्यान से, ऑर्गन और ऑर्गेनल्स दोनों में डिफरेंस है। ऑर्गन्स और ऑर्गेनल दोनों में डिफरेंस है। ऑर्गन बोलने का मतलब जैसे हमारा ये हाथ हो गया, तो ये लार्ज साइज में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन। क्लियर? जब ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, जैसे सेल के, सेल तो अपने आप में छोटा है, और उसके भी और छोटे छोटे ऑर्गन्स रहेंगे, तो उनको हम लोग ऑर्गन नहीं बोलते, उनको बोलते हैं ऑर्गेनल्स। उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स। क्लियर? क्लियर इतना? ऑर्गेनल्स लिखेंगे आगे, अभी सिर्फ नाम सुने रहे। ह्यूमन बॉडी में नहीं, ह्यूमन सेल्स में ऑर्गेनल्स, क्योंकि ह्यूमन भी किस में आते हैं? एनिमल में आते हैं। क्लियर? तो हमारे सेल्स में भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हमारे सेल में नहीं, जितने भी सेल्स इस दुनिया में प्रेजेंट है सभी में सेल ऑर्गेनल्स होंगे ही होंगे। आया समझ में? चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल हो। समझे इतना? ठीक है भाई, तो इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या हो जाएगा यहां से? लगाओ हेडिंग, लगाओ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? इसमें लिखेंगे इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल। ठीक, अब इसके काम क्या क्या होते हैं देखो ध्यान से। इट प्रोटेक्ट्स, ऐसे लिखो, इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द सेल। प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द सेल। क्लियर हुआ ये? ठीक, इसके बाद इस पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये जो रहता है सेल मेम्ब्रेन जो रहता है, समझो सेल मेम्ब्रेन जो रहता है वो सेल को इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे ये मान लो यहाँ पे ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, तो ये जो मैंने गोला बनाया हुआ है उसका आउटर मोस्ट लेयर हुआ, और इसी आउटर मोस्ट लेयर के वजह से हम लोग इन 3 अलग अलग सेल्स को पहचान पा रहे हैं। अगर सब आपस में मिले हुए रहते तो एक ही सेल बन जाता वो।
ठीक, वो क्या बन जाता, एक सिंगल सेल बन जाता। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है, उनको बाकी सेल से सेपरेट करता है, उनको अलग बनाएगा। क्लियर है? चलो लिखो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअलिटी टू ईच सेल, इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअलिटी टू सेल। ये क्लियर हुआ, ये समझे? अब देखो, जैसे मान लो ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, तो अब इस सेल के आसपास में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो एनवायरमेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे कितने एनवायरमेंट्स तुमको दिखेंगे, दो। एक हो जाएगा सेल के अंदर में इनर एनवायरमेंट, और दूसरा हो जाएगा सेल के बाहर में आउटर एनवायरमेंट। क्लियर? तो एक हो जाएगा इसका इंटरनल एनवायरमेंट और दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सेल मेम्ब्रेन जो रहता है, ये सेल के दोनों ही एनवायरमेंट्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। क्लियर? क्लियर इतना? तो क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट इनर एनवायरमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट। क्लियर इतना? तो लिखो, इसको भी लिखो, क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन separates internal environment of the cell from its external environment। याद हुआ इतना पॉइंट्स? इतना याद हुआ क्या? जल्दी करो, जल्दी फटाफट। ये हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के इंफॉर्मेशन। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या देखना था, ये तीनों पॉइंट्स कम से कम में याद रखोगे। कितने पॉइंट, तीन हुए ना, तो ये तीनों उसके फंक्शन भी हो जाएंगे, किसके, सेल मेम्ब्रेन के। क्लियर? इसके और भी फंक्शंस आएंगे, एक आध दो और लिख लो तो। वेट, ठीक है, एक दो पॉइंट्स और लिखेंगे इसमें। देखो नेक्स्ट पॉइंट इस पे क्या हो जाएगा, जैसे ये तो सारे काम किया ही। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन जो रहता है, ये सब्सटेंसेस के एक्सचेंज करने का काम करता है। मतलब अगर कोई सा सब्सटेंस सेल के बाहर में रहेगा तो वो किसके थ्रू होते हुए एंटर करेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करेगा। समझे इतना? तो ये क्या हो जाएगा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, लिखो, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, या ऐसे लिखो, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ठीक, बस इतना ही लिख लो। कोई डाउट इसमें? नहीं? जल्दी लिखो, जल्दी। हो गया क्या? लिख लिया पूरा? ठीक है, तो टोटल इसके फंक्शंस हम लोग कितना देख लिए, 4। याद हो जाएंगे ये? ठीक, देखो यहाँ पे बुक्स का तो कोई रेफरेंस ले नहीं रहा है, ना ही किसी बुक से देख करके पढ़ाया जा रहा है। जो चीजें एक्चुअली में है उसी को हम लोग अपने समझे हुए तरीके से नोट डाउन कर रहे हैं। कोशिश करना ओन वर्ड्स में या ओन स्टेटमेंट बना बना करके लिखने का। मेरा वाला छाप करके लिखोगे या बुक का छाप करके लिखोगे तो कोई मतलब का नहीं निकलेगा। खुद से आंसर बनाना आना चाहिए तुमको। समझे? इसी वजह से मैं यहाँ पे बुक कोई सा भी किसी को खोलने नहीं देता और ना ही मैं कोई सा बुक लेकर के आता हूँ। वही चीजें बोर्ड्स में लिखवाए जाएंगे जो जेन्युइन है, जो चीजें दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक, कहीं से रटे रटाया चीज नहीं। आज ये आंसर लिख लिया मैं, कल अगर इसी आंसर को लिखूंगा तो इसके स्टेटमेंट चेंज हो गए रहेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ी याद है कि मैं क्या लिखा हुआ हूँ। समझे? तो तुम भी अपने दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करो कि आंसर्स राइटिंग तुमसे इजीली होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट ईयर, इस साल तो 9th क्लास है, तो अब तुम्हारा जो कॉपी होगा तुम्हारे स्कूल में चेक होना है। तो चलो इस बार के लिए ठीक ठाक तुमको मार्क्स वगैरह देकर के पास भी करवा देंगे, अगर अच्छे लिखे हुए रहोगे तो। ठीक, लेकिन अगले साल क्या हो जाएगा, बोर्ड क्लास हो जाएगा, और बोर्ड क्लास में तुम्हारा कॉपी जो है बाहर चेक होने के लिए जाना है। और सीबीएसई का अब से ऑर्डर आ चुका है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग अपने वर्ड्स में, अपने
ब्रेन का यूज करते हुए खुद से आंसर राइटिंग करते हैं, उनको मार्किंग जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिया जाए। तो अब सोच लो भाई, अगर बुक का रटे रटा आंसर लिखोगे तो नंबर तुम्हारा अगले साल वैसे भी कम हो जाएगा। इससे बढ़िया है अभी से, क्योंकि 9th क्लास है, अभी से प्रैक्टिस लगाओ कि आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हो। जितना बेहतरीन आंसर राइटिंग करोगे उतना बढ़िया तुमको नंबर मिलेगा, और वो भी याद करके लिखा हुआ नहीं, समझ के लिखे हुए आंसर पे नंबर मिलेंगे। समझे? क्लियर? इसी वजह से एक एक टर्म को, जो भी टर्म यहाँ पे तुमको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, सबको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। सबके मीनिंग पता है कि नहीं है? ठीक, चलो तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, ये हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। कोई डाउट इसमें? नहीं? अगला लिखो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से? मेम्ब्रेन। जल्दी लिखो। देखो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से हम लोग को 3 टाइप के सेल मेम्ब्रेन देखने हैं। क्लियर? कितने? सॉरी 3 नहीं, 2 टाइप के सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। देखो ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ये बेसिकली तुमको 2 टाइप से देखने के लिए मिल सकता है। एक हो जाएगा तुम्हारा इम्परमिएबल, इम्परमिएबल बोलने का मतलब जिसमें से किसी भी टाइप के सब्सटेंसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक, जैसे पॉलिथीन अगर ले लोगे कोई सा, उसमें पानी ऊपर एक साइड से दूसरे साइड तक भेज पाओगे क्या? नहीं ना, तो वो कैसा हो जाएगा? इम्परमिएबल हो जाएगा। ठीक, अगला होता है मेम्ब्रेन में परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? पहला क्या हो जाएगा? इम्परमिएबल, और दूसरा टाइप हो जाएगा यहां से तुम्हारा परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो परमिएबल मेम्ब्रेन जो रहता है इसको हम लोग 2 टाइप से और क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक, और एक हो जाएगा इसमें से सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? समझे? अब देखो इधर देखो ध्यान से, इम्परमिएबल में क्या हो जाएगा? नो एक्सचेंज। ठीक, खाली अगर परमिएबल है, ये दोनों टाइप्स अगर उसको क्लासिफाई नहीं किए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल। क्या हो जाएगा इसमें से? एक्सचेंज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल। नहीं, वो होता ही नहीं है। हम लोग खाली मेम्ब्रेन के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, कि मेम्ब्रेन जो होते हैं ये 2 टाइप से क्लासिफाई हो सकते हैं। एक हो जाएगा इम्परमिएबल, दूसरा परमिएबल। हमारे बॉडी में इम्परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं मिलता, हमारे बॉडी में परमिएबल मेम्ब्रेन ही मिलता है। समझे? क्लियर? अब परमिएबल में वो कौन सा सिलेक्टिव होगा या सेमी परमिएबल होगा, वो डिपेंड करेगा। क्लियर? कौन से सेल का वो मेम्ब्रेन है, कौन से ऑर्गेनिज्म का मेम्ब्रेन है, इन सब सारे फैक्टर्स पे वो फिर डिपेंड करता है आगे चलकर। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पे इम्परमिएबल नहीं होगा, ये तो कोई काम का ही नहीं है। अगर कोई सा चीज इम्परमिएबल के अंदर में रहेगा तो उसके पास कोई सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाएगा, फिर उसके रहने ना रहने का मतलब क्या निकलेगा? क्लियर? तो ये नहीं मिलता है, नॉट फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, ये भी लिख लो। ये हम लोग मेम्ब्रेन को क्लासिफाई किए हुए थे, इसी वजह से लिखे हुए हैं। ऊपर में लिखे हैं क्या? ह्यूमन मेम्ब्रेन या एनिमल सेल का मेम्ब्रेन या प्लांट सेल का मेम्ब्रेन? नहीं ना, सिर्फ मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो खाली मेम्ब्रेन जो रहेंगे ये 2 टाइप से हो जाएंगे। एक हो जाएगा इम्परमिएबल, दूसरा हो जाएगा परमिएबल। परमिएबल को फिर क्लासिफाई किया जाता है सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल में। अगर खाली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो वो सारे टाइप का सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैपेबल है। अगर वो सेमी परमिएबल है तो ये क्या होता है? ओनली एक्सचेंज ऑफ वाटर, ओनली एक्सचेंज ऑफ वाटर। ठीक, और सिलेक्टिव परमेबल नाम से ही पता चल रहा है ये उन्हीं चीजों का एक्सचेंज करेगा जो सिलेक्टिव हो। ठीक है, छांटे हुए रहने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे कोई सा एक सेल है, ठीक, इस सेल के पास मान लेते हैं कोई सा एक ये सब्सटेंस आया ए, एक दूसरा सब्सटेंस आया ये बी, एक तीसरा सब्सटेंस ये आया सी, तो 3 अलग अलग सब्सटेंसेज आए हुए हैं। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ बी टाइप के सब्सटेंस का रिक्वायरमेंट है, तो ये ए और सी को ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ये सिलेक्ट कर लिया इन तीनों में से किसको? बी को, और बी को ये क्या करेगा?
ले लेगा। आया बात समझ में? इतना सिलेक्टिव परमेबल समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ ओनली सिलेक्टिव मटेरियल्स, लिखो एक्सचेंज ऑफ ओनली सिलेक्टिव मटेरियल्स। जल्दी लिखो भाई फटाफट, नोट्स बार बार बोल रहा हूं, कोई सा भी चीज छोड़ोगे नहीं, जो मैं बोर्ड में लिखूंगा सब तुम्हारे कॉपी में भी आना चाहिए। और बोल बोल करके कोशिश, मतलब कि अंदर से कम बोलो, ताकि चीजें जो है वो तुम्हारे दिमाग में बैठना स्टार्ट हो धीरे धीरे। ठीक है, चीजों को याद करते हुए चलो, कभी भी मैं उठाकर पूछ दूंगा बाबू, समझ रहे हो? तो इस वजह से सारे टर्म्स को अच्छे से मेमोराइज करते हुए आगे के टॉपिक्स में पढ़ना, बार बार बोलो। और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक का कोई सा भी टर्म अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको बिना कंप्लीट समझे अगले वाले टॉपिक में जाओगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। और किसी दिन गलती से मैं अगर उस टॉपिक को तुम्ही से पूछ दिया, हाँ, तो फिर पता नहीं कितना डंडी और कितना पाइप उस दिन टूटेगा। क्लियर? तो बार बार बोल रहा हूं, एक चीज को तुमको 75 बार समझाया जाएगा, लेकिन पूछोगे तब। कोई चीज अगर समझ में ना आए, कोई टर्म्स अगर क्लियर ना हो पाए, तो उसको यहीं पे क्लियर करोगे, तभी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ोगे आगे। ठीक है, चलो छाप लिए पूरा, इतना लिख लिए। तो ये मेम्ब्रेन समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा अब ये। चलो अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं, 3 ठो। उसके बाद फिर देखेंगे कि ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन का ऐसा कोई करेक्ट डेफिनेशन होगा तेरे को पूछा ही नहीं जाएगा। क्लियर? क्योंकि मेम्ब्रेन ऐसा एक सिंगल लेयर ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बारे में अगर हायर स्टडी में अगर बायोलॉजी लेते हो तभी पढ़ने के लिए मिलेगा, अदरवाइज भूल जाओ, क्योंकि 9th के बाद और तेरे को सेल मेम्ब्रेन दिखेगा ही नहीं अगर साइंस नहीं लिया तो। ठीक, चलो, और इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता। क्लियर? ठीक है भाई। तो आज हम लोग बस इतने तक का ही इमेज को करते हैं। इसके बाद हम लोग को एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स देखना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। तो वो 2 टाइप से हो जाएंगे, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये तो सुने हुए रहोगे, भूल गए हो, सब याद करवा देंगे। ठीक है, डिफ्यूजन देखेंगे, ऑस्मोसिस देखेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, बल्क ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, वो सारा कुछ अभी इसमें आगे आने वाला है। तो अभी तक का जितना हम लोग का टॉपिक हुआ है, पहले उतने तक का इमेज देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो ध्यान से। देखो ये एनिमेटेड इमेज है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू नहीं है, एनिमेशन टाइप से एनिमेटेड ये इमेज है। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा एक लेयर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन का। ये तुम लोग को एक छोटा सा लेयर दिख रहा है क्या? छोटा सा लेयर दिख रहा है क्या? अगर उसको माइक्रोस्कोप में जाकर के देखोगे तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लेयर है। ऊपर में कुछ गोले गोले दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे डंडी टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे गोले गोले दिख रहे हैं, यहाँ पे डंडी, ये सारे के सारे प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। क्लियर? ये प्रोटीन आपस में कंबाइन होते हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऊपर साइड में रहेंगे, कुछ नीचे साइड में रहेंगे, और 2 लेयर फॉर्म करते हैं। क्लियर? और उससे बनकर के पूरा का पूरा क्या फॉर्म होगा? एक मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। अब ध्यान से देखो, इस मेम्ब्रेन में जगह जगह पे कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे लटके हुए दिख रहे होंगे तुमको, कुछ प्रोटीन होगा, कुछ फैट होगा, कुछ और कुछ होगा। समझे बात? और बीच बीच में देखो ये पाइप जैसे तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने के लिए। हाँ नहीं, ये सिलेक्टिव परमेबल होता है। एनिमल सेल का जो मेम्ब्रेन होता है ये कैसा होता है? सिलेक्टिव परमेबल होता है, वो सिलेक्टेड चीजों को ही आने जाने देगा। क्लियर? तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ध्यान से, इसमें से ये इस टाइप से जगह जगह पे क्या लगे हुए रहते हैं? गेट लगे हुए रहते हैं। क्लियर? अगर ये परमेबल मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा? सिर्फ परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये गेट पूरे ओपन रहते हैं, कोई सा भी सामान किधर भी आना जाना कर सकता है। जैसे मान लो इधर पानी ज्यादा हो गया तो पानी इधर से उधर चला जाएगा, पानी अगर उधर ज्यादा हो जाएगा तो उधर से अंदर की तरफ चला आएगा। क्लियर? तो अगर ये कैसा मेम्ब्रेन हो? परमेबल मेम्ब्रेन हो,
तो सारे के सारे जो गेट हैं इनको एक्चुअली में बोलते हैं चैनल, इनको क्या बोला जाता है, चैनल। तो सारे चैनल खुले हुए रहते हैं और सारे सब्सटेंस इसमें से आना जाना कर सकते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सेकंड, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को अलाउ करता है एक्सचेंज होने के लिए। क्लियर। तो देखो अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, ये जैसे ये मेम्ब्रेन है, इधर में पानी दिख रहा होगा तुमको, ये वाटर को ही सिर्फ अंदर एंटर करने के लिए देगा, बाकी किसी भी ये जितने तुमको डॉट डॉट गोले गोले दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब बाहर में ही रुक जाएंगे, ये सब अंदर नहीं आने वाले। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको अलाउ करता है, वाटर। क्लियर। हाँ ये वही है चैनल, इसी के थ्रू होते हुए सारे के सारे सब्सटेंसेस जो रहते हैं वो क्रॉस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव परमेबल। देखो ये तुमको एकदम ओपन नहीं दिखेगा, ठीक, ये सिलेक्टेड। देखो यहाँ पे कितने, ये एक तो पिंक कलर में तुमको गोले गोले दिख रहे होंगे, ग्रीन कलर में दिख रहा है और येलो कलर में दिख रहा है। ये सारे जब आते हैं तो देखो यहाँ से एरो को ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। और सिलेक्टिव चीज, इसको सिलेक्ट करना था ये येलो वाले सब्सटेंस को, तो इसको अंदर अंदर ले लिया। इसको सिलेक्ट करना था पिंक वाले सब्सटेंस को, तो इसको अंदर ले लिया। बाकी जिसको इसको सिलेक्ट नहीं करना है, जिसको अंदर नहीं लेना है, उसको ये रिपेल कर देता है। हाँ मतलब वो अब मेम्ब्रेन का तो स्ट्रक्चर पूरे सेम टाइप से बना हुआ रहेगा, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम टाइप से बना हुआ रहेगा, तो ये जो चैनल्स रहते हैं ये पूरे मेम्ब्रेन में फैले हुए रहते हैं। समझे, ये चैनल्स क्या होंगे, एक जगह पे नहीं रहेंगे, पूरे मेम्ब्रेन में फैले हुए रहते हैं। जैसे मान लो ये बड़ा सा एक हॉल हो गया, ठीक है, तो इसमें तुमको अभी सिर्फ 2 ही डोर्स दिख रहे होंगे, 4 डोर्स दिख रहे होंगे, ठीक। अब इसमें तुम हर जगह पे डोर लगा दो, एक एक करके, हर जगह पे एक एक करके डोर लगा दो, तो आने जाने का रास्ता क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे हो जाएगा फिर। क्लियर। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन में हर पॉइंट पे क्या लगे, क्या बने हुए रहते हैं, चैनल्स बने हुए रहते हैं सब्सटेंसेस को लाने ले जाने के लिए। लिपिड अभी देखेंगे, फैट का ही टाइप होता है। ठीक है, चलो ये समझे क्या। अब कल के क्लास में फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, कल हम लोग ये टॉपिक को कल नहीं, हाँ ऑनलाइन वाले भी सुन लो, कल का क्लास जो रहेगा ये तुम्हारा ऑफ होने वाला है। कल एक्चुअली में मेरे को थोड़ा सा काम है, तो कल तुम्हारा क्लास नहीं होगा। अब कल का क्लास नहीं है तो पैदल लो, ये मत समझो कि पढ़ना नहीं है। बायो में कितना सारा कर चुके हैं आज, कल कितना सारा किए हुए थे। बायो के सारे चीजों को डेली बेसिस पर रिवाइज करो। एक दिन में अगर गैप मारोगे, एक दिन में अगर गैप मारोगे आप, तो जितना भी पढ़े हुए रहोगे उसके पहले सब दिमाग से उतर जाए। क्लियर। सारे टर्म्स को एकदम दिमाग में अच्छे से बिठाने की कोशिश करो और प्रॉपरली समझो। ये सारे प्रोसेस तुमको डिटेल में बता रहे हैं, तो चीजों को समझने की कोशिश किया करो। क्योंकि 9th का जो तुम्हारा बायोलॉजी है, अगर खाली तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से जाएंगे तो सिर्फ रटने का काम है, समझाने वाला कोई टॉपिक दिया ही नहीं है वहां पे। क्लियर। तो तुमको टॉपिक से रिलेटेड और भी छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे साथ में करवाए जा रहे हैं, ताकि चीजें तुम्हारे दिमाग में प्रॉपरली समझ में आए। ऐसा ना हो कि चीजों को तुमको बैठ करके क्वेश्चन आंसर रट्टा मारना पड़े घर में। ठीक है, बन जाएगा इतना। ठीक, देखो 2-3 चीजें मेंटेन करना। एक तो रेगुलर क्लासेस आओ कंटिन्यूटी में, और घर में ज्यादा मत पढ़ना, आधा घंटा 1 घंटा के लिए बस टाइम निकाल लो, और जो चीज कोचिंग में पढ़े हुए उसी को घर में एक बार रिवाइज कर लो। क्योंकि मैं तो कोचिंग में तुमको सारे सब्जेक्ट पूरा 100% कवर करवाऊंगा, तो इसका मतलब तुम्हारे सारे सब्जेक्ट यहीं पे पूरा कंप्लीट हो गए। ठीक, तो अलग से घर में और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का नहीं है, जितना चीज यहाँ पे पढ़ रहे हो बस उन्हीं सारी चीजों को याद करने का बस कोशिश करो। क्लियर। चलो फिर ठीक है भाई, चलो सेशन एंड करते हैं।